हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में या लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन के बारे में। और रिप्रोडक्शन के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों ने लिया था। हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं हम लोग, या रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। और हमने देखा था रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेजेस होते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स होते हैं। उसके अंदर हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एक मोटा मोटा आइडिया है ओवरऑल रिप्रोडक्शन के बारे में। और यही आइडिया हमको आगे जाके काम में आने वाला है जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हर एक सेगमेंट में ये बेसिक जो नॉलेज हमने बोले लिया है वो काम में आने वाला है। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग एक नया सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या डिस्कस करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की बात यहाँ पे किया जा रहा है। क्लियर है? तो अगर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है तो ये चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए कि एक फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं। ऑलरेडी इस चीज़ को हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में अच्छी तरीके से कवर किया है कि एक फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट को इन डिटेल में जाके हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर आपने मॉर्फोलॉजी वाला सेगमेंट को नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो जाके उस वीडियो को देखिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चल अगर हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में क्या होता है? देखो, फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट? क्लियर? आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए ताकि आपको भी चीज़ें डिटेल में समझ में आए। ठीक है, आप भी मेरे साथ चीज़ों को ड्रॉ कीजिए ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आ जाए। ऑलरेडी आपको पता है हर एक चीज़, बस हम लोग एक रेफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? एक रेफरेंस लेंगे, राइट? क्या लेंगे हम लोग बस एक रेफरेंस लेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? कोई बता सकता है? कोई? एनीवन? राइट, ओवरऑल ऐसा ही दिखता है एक फ्लावर। अगर नीचे की पोर्शन की बात करें हम लोग, ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहा जाता है? फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेडिसल। डंडी जैसा जो फ्लावर का होता है उसे क्या कहा जाता है? पेडिसल। इस बल्ज पार्ट को क्या कहा जाता है? इस बल्ज पार्ट को बोला जाता है क्या? बताओ। थैलेमस। क्या बोला जाता है? थैलेमस। ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में इन डिटेल में डिस्कस किया था। कहाँ डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है आपका कैलिक्स, जिसे हम लोग प्यार से सेपल्स भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर होता है आपका क्या? उसके ऊपर आपका हो जाता है कोरोला। क्या हो जाता है? कोरोला, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पेटल्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्टैमेन। दिस इज नथिंग बट द स्टैमेन। क्यों स्टैमेन बोल रहे हैं? क्यों एंड्रोइशियम नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज देखो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ही स्टैमेन को मार्क किया है, इसी वजह से हम लोग स्टैमेन बोल रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज एंड्रोइशियम? एंड्रोइशियम इज नथिंग बट अ वर्ल्ड ऑफ स्टैमेन। अगर मान लो एक प्लांट है जिसमें एक ही स्टैमेन प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे एंड्रोइशियम बोलेंगे। अगर मान लो ये प्लांट में कितने स्टैमेन है? 4, 1 2 3 4, तो चारों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोइशियम। अगर सिंगल है तो स्टैमेन, अगर चारों को एक साथ बोलना है या चारों को एक साथ समझना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोइशियम। तो विद इन ब्रैकेट हम लोग लिख सकते हैं एंड्रोइशियम। क्या लिख सकते हैं? एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम का मतलब अ वर्ल्ड ऑफ स्टैमेन, दैट्स इट।
यहाँ पे एक स्टैमेन को हम लोग एंड्रोशियम नहीं बोल सकते, यहाँ पे कितने स्टैमेन है, 4, 1 2 3 4, तो चारों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और ये तो एक ही है, ये क्या है, ये एक ही है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट गाइनोइशियम ही लिखेंगे, गाइनोइशियम ही लिखेंगे। गाइनोइशियम भी क्या है, गाइनोइशियम भी क्या है, नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल, अ वर्ल्ड ऑफ कार्पल। अगर मान लो एक ही कार्पल या पिस्टिल प्रेजेंट है तो हम लोग उसे गाइनोइशियम बोलेंगे। अगर 2 प्रेजेंट है तो दोनों को एक साथ बोलेंगे गाइनोइशियम। अगर 3 प्रेजेंट है तो तीनों को एक साथ बोलेंगे गाइनोइशियम, राइट। ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं मॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट में। हम बस क्या कर रहे हैं, एक रिकैप कर रहे हैं। इसमें से जो ये कैलिक्स और कोरोला है, क्या इसमें से, इन चारों में से इनको हम हटा देते हैं। हम बात करते सिर्फ कैलिक्स, कोरोला, स्टैमेन एंड गाइनोइशियम की, ठीक है। इनमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, स्टैमेन आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोइशियम आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। ये दो क्या है, ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये दो क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला, ये दो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है एसेंशियल। इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, इन दोनों को एक साथ एसेंशियल भी बोला जाता है, एसेंशियल पार्ट भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, फर्टाइल पार्ट भी बोला जाता है, बिकॉज दोनों ही फर्टाइल है। और इन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। ये चीज याद रखने वाली चीज है कि गाइनोइशियम और स्टैमेन को एक साथ क्या बोला जाता है, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है एसेंशियल पार्ट, बिकॉज सबसे एसेंशियल कौन है, यही दोनों है, बिकॉज ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर यही दोनों नहीं रहेंगे तो फ्लावर आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एसेंशियल पार्ट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों फर्टाइल पार्ट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कैलिक्स एंड कोरोला की, कैलिक्स एंड कोरोला का काम क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला का काम ये है कि ये जो अंदर गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम प्रेजेंट है, या जो स्टैमेंस या कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट है, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कवर देना। तो ये कैसे काम करते हैं, ये एज अ एक्सेसरी ऑर्गन काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एज अ एक्सेसरी पार्ट। इसी वजह से इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है आपका एक्सेसरी पार्ट, एक्सेसरी पार्ट बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, इनको नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है, नॉन रिप्रोडक्टिव, बिकॉज इनके साथ रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना है नहीं। और इन्हें क्या बोला जाता है, और इन्हें बोला जाता है स्टेराइल पार्ट। क्या बोला जाता है, स्टेराइल पार्ट। तो ये चीज हमें याद रखना है। इन दोनों को बोला जाता है फर्टाइल पार्ट या एसेंशियल पार्ट। इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट या एक्सेसरी पार्ट या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम लोग इसे बोल सकते हैं स्टेराइल पार्ट। क्लियर यहाँ तक। सो दिस इज मोटा मोटा इंट्रोडक्शन ऑफ जो हमने पढ़ा था। ऑलरेडी हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में इन चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है। उसी को एक बार हमने क्या किया, उसी को एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है कि एक फ्लावर बनता कैसे है, मतलब एक फ्लावर कैसे बनता है। हम जो देखते हैं कि एक प्लांट में एक फ्लावर आया, हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि वो जो प्लांट में फ्लावर आया उसका डिसीजन जो है वो शायद अभी लिया गया है। क्योंकि क्या, क्योंकि हम जो फ्लावर देख रहे हैं वो अभी देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो फ्लावर बनने का या बनाने का जो डिसीजन था वो प्लांट ने अभी लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लावर आने से बहुत पहले ही डिसीजन ले लिया जाता है प्लांट की तरफ से कि मुझे फ्लावर बनाना है या नहीं बनाना है। अगर बनाना है तो कैसा फ्लावर बनाना है, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड कर लिया जाता है। जब ये डिसीजन प्लांट की तरफ से बन जाता है कि भाई मुझे फ्लावरिंग करना है, तब क्या होता है, प्लांट के बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, प्लांट के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल याद करो हमने क्या पढ़ा था कि एक सीड था, सीड से दो चीजें निकली थी। एक निकला था क्या, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ऑलरेडी हम लोगों ने एनाटॉमी में डिस्कस किया है। रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, रूट बनाता है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा था, शूट बना रहा था। तो क्या होता है कि ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो शूट
एपिकल मेरिस्टेम है, ये क्या होता है, ये मॉडिफाइड हो जाता है। इस चीज को भी थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों ने लिया था मॉर्फोलॉजी में। याद करो, जब मैं इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट कर रहा था उससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। वही लेक्चर में मैंने इस चीज के बारे में इन डिटेल में डिस्कस किया था। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो वाला पार्ट को अच्छे से देखिए, कि वहां मैंने इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर उसको देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी इस पे फोकस करते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम अच्छा खासा बन रहा है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो स्टेम को है वो लेंथ वाइज ग्रो कर रहा है, लीव्स निकल रहा है, उससे एक्सिलरी बर्ड निकल रहे हैं। राइट, एक्सिलरी बर्ड आगे जाके क्या कर सकते हैं, फ्लावर भी बना सकते हैं और ब्रांचेस भी बना सकते हैं। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये क्या कर रहा है, ये ने सोचा कि मुझे ब्रांचिंग नहीं करना है, मुझे फ्लावर बनाना है। तो अगर उसे फ्लावर बनाना है, क्या तो शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर बना पाएगा? द आंसर इज नो। उसके लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड होना पड़ेगा, मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड होके क्या बनाना पड़ेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल, फ्लोरल वर्ड कहां से आया, फ्लावर से ही फ्लोरल आया, फ्लोरल मेरिस्टेम। अब ऐसा लगता है कि हाँ अब शायद फ्लावर बन जाएगा। क्यों? बिकॉज अब तक शूट एपिकल मेरिस्टेम से काम चल रहा था। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाए थे, लेंथ वाइज ग्रो कर रहा था, लीव्स बना रहा था, एक्सिलरी बर्ड बना रहे थे, ब्रांचिंग्स हो रहे थे वहां से। अब इस मॉडिफाई हो गया किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो अब लगता है कि हाँ भाई अब होगा शायद फ्लावर। तो पहला क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज आया। राइट, सेलुलर लेवल पे ही आया, लेकिन आया तो। ये अब तक क्या था, शूट एपिकल मेरिस्टेम, बना क्या, फ्लोरल मेरिस्टेम। तो स्ट्रक्चरल लेवल पे या सेलुलर लेवल पे मॉडिफाई होना स्टार्ट हुआ। अब ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है इसमें भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो ये भी क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे। तो अगर ये भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, ये भी अगर कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये फ्लोरल मेरिस्टेम से बनाएंगे इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। क्या बनाएंगे, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। अब ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस क्या चीज है, तो देखो मैंने जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था तो इन डिटेल में बोला था कि फ्लावर जो है वो एक एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकता है। उसी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। अब इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में एक फ्लावर भी प्रेजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक्रोपेटल भी प्रेजेंट हो सकता है, बेसिपिटल भी प्रेजेंट हो सकता है। इन चीजों के बारे में इन डिटेल में मैंने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर मैंने मॉर्फोलॉजी जब पढ़ाया था तो मैंने क्लियरली बोला था, बार बार बोला था, चीख चीख के बोला था कि अगर मॉर्फोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एनाटॉमी नहीं समझ पाओगे, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं समझ पाओगे। मैंने ये चीख चीख के हर एक बार ये चीज बोला था। तो प्लीज जाके मॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बना, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस क्यों बना, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर ही क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। अब ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस से इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है, क्या बनता है, इसमें बनता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। क्या बनता है, इसमें बनता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लोरल प्राइमोर्डिया, व्हाट इज फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लोरल प्राइमोर्डिया इज नथिंग बट द फर्स्ट सेल ऑफ फ्लावर। फ्लावर बनने का जो इनिशिएशन होता है वो यहीं से होता है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम क्यों बना, बिकॉज इसे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनाना था। और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। तो फ्लावर अगर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में एक पर्टिकुलर सेल से ही फ्लावर बनेगा। तो वो सेल कौन है, वो सेल है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का अगर कोई फर्स्ट सेल है तो क्या फ्लोरल मेरिस्टेम है, द आंसर इज नो। वो कौन है, वो है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फ्लावर। ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या करेगा, ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोरल बड में। फ्लोरल बड में। और फ्लोरल बड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल बड कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर में। तो देखो, शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम, यहां से इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, यहां से फ्लोरल प्राइमोर्डिया, यहां से फ्लोरल बड, फिर यहां से फ्लावर। तो कितने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं।
अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे और उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, तो हार्मोनल चेंजेस तो कहीं दिख नहीं रहा हमें। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बताओ कहाँ कहाँ होते हैं? 3 स्टेप्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हालांकि पूरे के पूरे प्रोसेस में ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, लेकिन पर्टिकुलर 3 स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेप्स में 3 हार्मोन काम करते हैं। ये जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस से फ्लोरल प्राइमोडियम बना, इसको इनिशिएट कौन करता है? इसको इनिशिएट करता है इथिलीन। एक हार्मोन है इथिलीन, इथाइलिन, जो क्या करता है? जो इनिशिएशन करता है। जो क्या करता है? जो इनिशिएशन करता है। क्या करता है? इनिशिएशन। फ्लावरिंग का इनिशिएशन करता है कौन? इथिलीन। तो इसी से क्या बनता है? फ्लोरल प्राइमोडिया। फिर फ्लोरल प्राइमोडिया से क्या बनाना है? फ्लोरल बड बनाना है। तो फ्लोरल प्राइमोडिया एक से छोटा सा सेल है, वहां से फ्लोरल अगर बड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे प्रोमोट करने की जरूरत है, उसे फ्लावर बनाने को प्रोमोट करने की जरूरत है। तो प्रोमोट कौन करेगा? तो प्रोमोट के लिए यहाँ पे एक हार्मोन यूज होता है, दैट इज ऑक्सिन। ये क्या करता है? ये प्रोमोट करता है फ्लावरिंग को। क्या करता है? फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। और अगर हम पर्टिकुलर फ्लोरल बड से फ्लावर बनने की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा सेल डिविजन होता है। हालांकि सेल डिविजन यहाँ पे भी होता है, फ्लोरल प्राइमोडिया से जब फ्लोरल बड बनता है तब भी क्या होता है? सेल डिविजन होता है। लेकिन पर्टिकुलर इस स्टेप्स में अगर हम बात करें तो एक हार्मोन काम में आता है, दैट इज साइटोकाइनिन। क्या करता है? साइटोकाइनिन, राइट। अब आप कहोगे कि सर ये इथिलीन, फिर ऑक्सिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर इथिलीन आया फिर चला गया, फिर ऑक्सिन आएगा फिर चला जाएगा, फिर साइटोकाइनिन फिर चला जाएगा, ऐसा क्या होता है? द आंसर इज नो। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये साइमल्टेनियसली होता रहता है। ऐसा नहीं है कि इथिलीन का इफेक्ट खत्म होगा उसके बाद ही ऑक्सिन आएगा, नो। ये साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें चलती रहती है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उतना कॉम्प्लिकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको इस चीज के ऊपर मास्टरी नहीं करना है, आपको बस एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जितना दिया गया उसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे, यहाँ हमने क्या देखा? हार्मोनल चेंजेस देखे। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक फ्लावर बना। क्या बना? यहाँ पे एक फ्लावर को हमने बनाया। अब अगर हमने एक फ्लावर बनाया तो अब तो फ्लावर बन गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें एंट्री करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो याद करो, जब हम लोगों ने ओवरऑल एक आइडिया लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हमने क्या देखा था लास्ट सेगमेंट में? कि 3 स्टेप्स में होंगे, 3 इवेंट्स में होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? बोलो, आपको पता है? अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, और मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? गैमेटोजेनेसिस। और क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर होगा। यही सारी चीजें होंगी, राइट। अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो यही सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे भी तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे भी होगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हेडिंग डाल दीजिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर हमें पता होता है ना कि इवेंट में क्या क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर हमको नहीं पता है कि इस इवेंट में होगा क्या, तो हमको एक बेसिक आइडिया नहीं होगा। तो इस इवेंट में हम लोग क्या करेंगे? इस इवेंट में हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाएंगे या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, और क्या करेंगे? और हम लोग यहाँ पे गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस करेंगे। क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस में आपका आ जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम लोग माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और आएगा आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, जहां हम लोग मेगास्पोर बनाएंगे। डोंट वरी, हम लोग इन डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। हम लोग एक ओवरऑल आइडिया ले लिया। क्या करना है? हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को देखना है और गैमेटोजेनेसिस को देखना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन आ जाएगा बताओ? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन आ जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन होता है? एंड्रोइशियम हो जाएगा, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग एक एंथर, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक स्टैमेन बोल सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं एक स्टैमेन की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्टैमेन की। तो स्टैमेन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका क्या? एक होता है आपका फिलामेंट, और दूसरा होता है आपका एंथर। बस ये 2 ही पार्ट होते हैं एक स्टैमेन में, ठीक है। स्टैमेन को ड्रॉ कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, अगर नहीं ड्रॉ करोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, एज सिंपल एज दैट। जितना ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी, अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ स्टैमेन। ये होल स्ट्रक्चर एक स्टैमेन है। इसमें से ये क्या है? ये वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट द एंथर, this is nothing but the anther, and this part is called what? This part is called filament. This part is called filament. क्लियर है? पहले हम लोग फिलामेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंथर को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं फिलामेंट की, तो फिलामेंट कैसा दिख रहा है देखो। तो अगर हम बात करते हैं फिलामेंट की, तो फिलामेंट में क्या दिख रहा है? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्लेंडर स्ट्रक्चर दिख रहा है, अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? ये जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, दिस इज द कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड हमेशा किसी चीज के साथ अटैच रहेगा। जो ये एंड, जो एंड किसी चीज के साथ अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, राइट। और जो पार्ट दूर रहता है एंड किसी के साथ अटैच नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल एंड। या इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, जहां से इसकी शुरुआत होती है, मान लो ये एंथर है, स्टैमेन है, तो स्टैमेन की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? यहाँ से हुई होगी, फिर यहाँ आएगा, फिर स्टैमेन फॉर्मेशन हुआ होगा। तो जहां से शुरुआत होती है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड, और जहां खत्म होता है उसको बोला जाता है डिस्टल एंड। क्लियर है? वेरी गुड। तो अगर इसकी प्रॉक्सिमल एंड की बात करें हम लोग, ये वाला प्रॉक्सिमल एंड की अगर हम बात करें, प्रॉक्सिमल एंड की अगर हम बात करें, तो ये प्रॉक्सिमल एंड जो है ये अटैच रहता है। किसके साथ अटैच रहता है? ये थैलेमस के साथ भी अटैच रह सकता है, या ये फिर और आपका किसके साथ? पेटल्स के साथ भी अटैच रह सकता है। पेटल मतलब कोरोला के साथ, पेटल के साथ भी अटैच रह सकता है, जिसको बारे में हम लोग ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था। तो देखा बहुत सारी चीजें हैं जो मॉर्फोलॉजी से ही यहाँ पे आया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉर्फोलॉजी से ही यहाँ से आया है। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड क्या हो सकता है? प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड आइदर विथ थैलेमस, थैलेमस जो हमने वो बल्जी पार्ट देखा था, राइट, उसको क्या बोला जाए? उसको बोला जाता है थैलेमस। थैलेमस जो एक नॉर्मल है, अगर स्टैमेन या एंड्रोइशियम अगर थैलेमस के साथ अटैच्ड है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, और विथ पेटल, और विथ पेटल्स, और पेटल्स के साथ भी अटैच्ड रहता है। तो अगर आपका स्टैमेन पेटल्स के साथ अटैच रहता है, या एंड्रोइशियम अगर पेटल्स के साथ अटैच रहता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? उस कंडीशन को बोला जाता है एपीपेटलस कंडीशन। क्या बोला जाता है उसे? एपीपेटलस कंडीशन। कहाँ देखा जाता है? सोलेनेसी फैमिली में देखा जाता है। कहाँ से आया इंफॉर्मेशन? मॉर्फोलॉजी से। जहां हमने सोलेनेसी फैमिली को जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहां मैंने क्लियर कट दिखाया था आपको कि कैसे स्टैमेन जो है, एंड्रोइशियम जो है, वो कैसे पेटल्स के साथ अटैच्ड है। तो उस कंडीशन को क्या बोला था हमने? एपीपेटलस कंडीशन।
क्या बोला था, एपिपेटलस कंडीशन, राइट। और अगर टेपल्स के साथ है तो एपीफाइलस कंडीशन। अब टेपल्स क्या है, जब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कैलिक्स कौन है और कोरोला कौन है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, टेपल्स बोलते हैं। तो अगर पेटल्स के साथ अटैच्ड है तो क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। अगर टेपल्स के साथ अटैच्ड है तो क्या बोलेंगे, एपीफाइलस। और टेपल्स कहाँ देखने को मिलता है, लिली में देखने को मिलता है। मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया भी था एक लिली फ्लावर लाके कि देखो यहाँ पे हम लोग कैलिक्स और कोरोला को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो क्या बोल सकते हैं इसको, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेपल्स। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एपीफाइलस कंडीशन। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये दो चीजें हो गई, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड विद द थैलेमस और विद द पेटल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है इसके साइज भी वेरी कर सकता है। तो लेंथ्स आर वेरिएबल, लेंथ्स आर वेरिएबल मतलब क्या हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग फ्लावर में ये जो फिलामेंट का साइज है या लेंथ है वो अलग अलग हो सकता है। और कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी एक ही फ्लावर के अंदर हमें 2-3 टाइप के साइज के फिलामेंट मिलेंगे। ये भी मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था आपको, ये भी हमने क्या दिखाया था आपको, प्रैक्टिकली दिखाया था कि एक ही फ्लावर के अंदर भी अलग अलग स्पीसीज में फिलामेंट का साइज तो अलग अलग होगा ही, वो तो हो ही सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर भी अगर 4 फिलामेंट प्रेजेंट है तो 2 ऐसे भी हो सकते हैं सेम साइज के और 2 ऐसे छोटे छोटे भी हो सकते हैं। मतलब 2 सेम साइज, ये 2 अलग साइज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये भी ऐसा कंडीशन भी देख सकता है, वो भी एक ही फ्लावर के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलामेंट। अगर हम फिलामेंट की बात करते हैं तो फिलामेंट में इतना ही है। अब हम लोग किसे डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंथर को। किसको डिस्कस करेंगे, एंथर को। अब एंथर को देखेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बताओ कि एंथर फिलामेंट के कहाँ प्रेजेंट है। अगर ये पूरा का पूरा एक स्टैमेन है तो एंथर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड पे, राइट। डिस्टल एंड को और क्या कहा जाता है, डिस्टल एंड को टर्मिनल एंड कहा जाता है, जहां पे टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनल एंड मतलब टर्मिनेट हो रहा है। मान लो कि यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे ग्रो किया, ग्रो किया, ग्रो किया, और जैसे ही एंथर बना, ये क्या हुआ, इसका ग्रोथ जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनल एंड। तो ये जो एंथर है ये कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड, टर्मिनली प्रेजेंट, वेरी गुड। और क्या है, इसमें कितने लोब्स देख रहे हैं, 2 लोब देखा जाता है। इन जनरल 2 लोब ही देखा जाता है, ये लोब 1 एंड दिस इज लोब 2। तो इसको हम लोग, अगर 2 लोब प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड कंडीशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड कंडीशन, बाइलोब्ड। क्लियर है यहां तक। अब ये जो 2 लोब है ना, ये जो 2 लोब्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। चलो मैं एक थोड़ा सा एक डायग्राम इसको मिटा देता हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये जो 2 लोब है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्ट है दिस इज लोब 1 एंड ये जो पार्ट है दिस इज लोब 2। ये लोब 1, दिस इज लोब 2, राइट। ये पूरा का पूरा एक लोब 1 है, ये पूरा का पूरा एक लोब 2 है। अब ये लोब 1 और लोब 2 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। कैसे कनेक्टेड रहते हैं, एक स्टेराइल टिश्यू के सहारे। यहाँ पे एक स्टेराइल टिश्यू के सहारे ये 2 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, कनेक्टिव। तो क्या लिखेंगे, बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड वाया both the lobes connected via sterile
tissue called connective ठीक है। अब ये दो लोब है, लोब 1 लोब 2। अब ये दोनों ही लोब में एक थेका देखा जा रहा है। थेका इज व्हाट? थेका इज नथिंग बट अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। थेका इज व्हाट? थेका इज नथिंग बट अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज, ये एक थेका, ये एक थेका, ये एक थेका और ये एक थेका। दिस आर व्हाट? दिस आर नथिंग बट द थेका। ये क्या है? ये है थेका। चीजों को लिख लो, ड्रॉ कर लो, ताकि आपको चीजें ज्यादा रटना ना पड़े। आप ड्राइंग देख के बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो। तो अगर हम एक लोब की बात करें तो एक लोब में कितने थेका है? 2 थेका। और अगर हम एक पर्टिकुलर एंथर की बात करें तो कितने थेका है? 4 थेका। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। थेका में और लोब में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी नहीं होगे, बिकॉज अभी तो आप पढ़ रहे हो। जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब आप कंफ्यूज होगे, बिकॉज तब पूरा सिलेबस लेके जाना है आपको। तो क्या होता है? ये लोब 1 है, दिस इज लोब 2। ये डायग्राम अगर आपको दिमाग में याद रहेगा तो आप चीजों को आंसर कर सकते हो। तो अगर लोब 1 है तो लोब 1 में कितने थेका दिख रहे हैं हमें? 2 थेका दिख रहे हैं। कितने? 1 2। और लोब 2 में 1 2। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ईच थेका हैव, ईच लोब हैव 2 थेका। ईच लोब हैविंग 2 थेका, 2 थेका। तो ऐसे कंडीशन को अगर 2 थेका प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? अगर 2 लोब प्रेजेंट थे तो क्या बोल रहे थे? बाइलोब्ड। अब 2 थेका प्रेजेंट तो क्या बोलेगा? डाइथेकस कंडीशन। बाई यानी 2, डाई यानी 2। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डाइथेकस कंडीशन। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे डाइथेकस। डाई। अब ये याद रखना है कि हर एक लोब, ईच लोब इज डाइथेकस। अगर हम ईच एंथर की बात करें, ईच एंथर की बात करें तो कितने थेका प्रेजेंट है? 1 2 3 4, 4 थेका प्रेजेंट है। तो ईच एंथर इज टेट्राथेकस। क्या हो जाएगा? ईच एंथर इज टेट्राथेकस। राइट। अगर ऑप्शन में आपको डाइथेकस दिया गया है तो डाइथेकस वाले ही ऑप्शन टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में टेट्राथेकस ऑप्शन दिया गया है तो ही टेट्राथेकस ऑप्शन को टिक करिएगा। राइट। अगर डाइथेकस दिया गया है, क्योंकि इन जनरली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो टेट्राथेकस कंडीशन नहीं बोला जाता है। मतलब अगर एंथर को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा हम लोग यही बोलते हैं, बाइलोब्ड, डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। आप बोलोगे सर टेट्रास्पोरेंजिएट क्या है? तो हम लोग आएंगे, डोंट वरी, हम लोग अभी आएंगे। मैं पहले इसको समझा दूं, फिर हम लोग उस पर आएंगे, डोंट वरी। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड, दिस इज बाइलोब्ड, डाइथेकस, दिस इज डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं बाइलोब, टेट्राथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। हम लोग हमेशा एंथर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि बाइलोब, डाइथेकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में क्लियरली बताया गया है कि एंथर में कितने होते हैं, तो अगर ऑप्शन में टेट्राथेकस है तो ऑब्वियसली टेट्राथेकस को ही मार्क कीजिएगा, बिकॉज टेट्राथेकस इज द राइट आंसर। ठीक है। इन जनरली हम लोग बोलते हैं बाइलोब, डाइथेकस, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। लेकिन अगर ऑप्शन में टेट्राथेकस है तो टेट्राथेकस को ही टिक करिएगा, बिकॉज एक लोब में 2 थेका है तो हम लोग बोल सकते हैं डाइथेकस। लेकिन एक एंथर की अगर बात हो रही है तो हम लोग 4 थेका प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे टेट्राथेकस। क्लियर है यहां तक? अब ये देखो एक थेका, ये देखो एक थेका, ये देखो एक थेका, ये देखो एक थेका, बीच में मैंने ऐसे ब्लैंक स्पेस रखा है। ये ब्लैंक स्पेस क्या है? दिस इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। दिस इज नथिंग बट, ये अगर हम लोग लेंथ वाइज ड्रॉ करते हैं, पता नहीं लेंथ वाइज ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं। मान लो ये एक थेका है और ये एक थेका है, ये मान लो एक थेका है और ये मान लो थेका है। तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, मतलब एक पतला सा सूचर जैसा हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। इसी को हम लोग जब ऊपर से काट के मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, ये एक हो सकता है चीज़ों को हम लोग, ये एक चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो दिस इज ऐसे। और एक चीज़ है इसको ऐसे बीच में से काट दिया और यहाँ से देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था।
तो ये जो चीज है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, या इसे लाइन ऑफ डेहिसेंस, इसे लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस भी बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, बोथ थेका, बोथ द थेका are separated by longitudinal groove, longitudinal groove, both the theca are separated by longitudinal groove, right? longitudinally present है, लेंथ वाइज प्रेजेंट है, longitudinal प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग लाइन ऑफ डेहिसेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस भी इसे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब अगर हम बात करें एक एंथर की, और एंथर की अगर टीएस करते हैं हम लोग ऊपर से, मतलब ये मान लो ये एंथर है, इसको हमने टीएस किया और ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो ये कैसा दिख रहा है, देखो ये कैसा दिख रहा है, ये एक बॉक्स जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसा एक बॉक्स जैसा दिख रहा है। तो बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइडेड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। तो एंथर कैसा दिखता है, एंथर आपका टेट्रागोनल होता है। अगर टीएस करके हम लोग देखें तो एंथर कैसा दिखेगा, टेट्रागोनल दिखेगा, मतलब विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 4 साइडेड, 4 साइडेड। अब 4 साइड है, कितने साइड है, 4, 1 2 3 4, तो कितने कॉर्नर्स है, 4 ही कॉर्नर्स होंगे। कितने कॉर्नर्स होंगे, 4, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3 एंड कॉर्नर 4, 4 कॉर्नर्स होंगे। और हर एक कॉर्नर में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, हर एक कॉर्नर में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो एक एंथर में टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, एक एंथर में टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी, चारों के चारों क्या है, चारों के चारों है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या लिखेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 at each corner, 1 at each corner, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और चारों के चारों हर कॉर्नर में एक एक प्रेजेंट होगा। कितने कॉर्नर्स हैं, 4, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स है। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं, 4, 1 2 3 4, कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 at each कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या चीज है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। तो देखो माइक्रोस्पोरेंजिया जो वर्ड है, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम लिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया अगर हम लिखते हैं, तो ये वर्ड 2 वर्ड मिलके बना है। कौन सा वर्ड, एक वर्ड है आपका माइक्रो और दूसरा है आपका स्पोरेंजिया। व्हाट इज स्पोरेंजिया, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, राइट, प्लांट किंगडम में पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, राइट, स्पोरेंजिया के बारे में। तो व्हाट इज स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया इज नथिंग बट सैक लाइक स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, स्पोरेंजिया का मतलब क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर। और माइक्रोस्पोरेंजिया इसका मतलब क्या है, बैग, एक बैग के अंदर माइक्रोस्पोर्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो मतलब यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है,
माइक्रोस्पोर्स की बात यहाँ पे किया जा रहा है। एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स है, तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे, तब उनसे बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, बिकॉज स्पोरेंजिया मतलब सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो वर्ड कहाँ से आया, माइक्रोस्पोर से आया। तो जिस बैग के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स कंटेनिंग बैग और माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। सो दिस इज इट। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे जाके क्या बनाता है, ये आगे जाके पॉलन सैक बनाता है। क्या बनाता है, ये आगे जाके पॉलन सैक बनाता है। कैसे बनाता है, आगे जाके पॉलन सैक बनाता है। तो क्या लिखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया further develop into what further develop into pollen sac. What is pollen sac? अब इसे बोलना ही नहीं रहे, pollen sporangia। pollen sporangia सुनने में कैसा लगता है, राइट? तो इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं pollen sac। sac is sporangia and pollen, राइट? तो pollen sac। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब रहता है अ बैग कंटेनिंग माइक्रोस्पोर्स, तो पॉलन सैक का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलन सैक का मतलब नहीं हो जाएगा क्या, बैग कंटेनिंग पॉलन, अ बैग कंटेनिंग पॉलन। तो पॉलन सैक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे हमें, पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हमें पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, द आंसर इज नो। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। वो माइक्रोस्पोर्स जब कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में, तब हम उसे और माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज माइक्रोस्पोर्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। तो माइक्रोस्पोर्स अगर पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गए तो माइक्रोस्पोरेंजिया वो जो बैग था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पॉलन सैक में। ये चीजें रट्टा मार के या सिर्फ नोट लेने से या सिर्फ रट्टा मार के ये चीजें समझा नहीं जा सकता। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसको समझने की कोशिश करो और उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, तभी आपको चीजें ज्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे। कितनी चीजें आप रट्टा मार लोगे, कितनी चीजें आप कर लोगे, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ है, राइट? तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो और अपने लैंग्वेज में लिखो कि भाई देखो पहले क्या था, पहले माइक्रोस्पोर्स था उस बैग के अंदर, तो हम लोग उसे बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये कन्वर्ट हो गए पॉलन ग्रेन्स में। अच्छा ठीक है, तो अगर पॉलन ग्रेन्स में ये कन्वर्ट हो गए तो क्या फिर से हम लोग उसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोल पाएंगे, नहीं बोल सकते। क्यों भाई, बिकॉज माइक्रोस्पोर्स तो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए। तो अब उसे हम क्या बोलेंगे, अब उसे हम नया नाम देंगे, दैट इज पॉलन सैक। क्लियर? और ये पॉलन सैक कैसे प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक जो होता है ये एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर। पॉलन सैक जो होता है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे, सॉरी इस कलर से कर देता हूं मैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं ऑल थ्रू द लेंथ, पूरा का पूरा लेंथ में ऐसे। ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, पूरा का पूरा लेंथ को ये कवर कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, pollen sacs are extends, pollen sac are, pollen sacs कितने pollen sacs होंगे, 4 होंगे। pollen sacs are, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया 4 थे तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही कन्वर्ट हो गया pollen sac में, तो pollen sac भी 4 ही होंगे। तो pollen sacs are extend longitudinally, देखो longitudinally extend हुआ है, longitudinally all through the length, पूरे के पूरे लेंथ को कवर कर रहा है, all through the length of the what, of the anther, एंथर के पूरे लेंथ को जो है वो पॉलन सैक कवर करेगा। और पॉलन सैक के अंदर क्या दिखेंगे,
पॉलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, जहाँ हमने फिलामेंट को भी डिस्कस किया और जहाँ हमने एंथर को भी इन डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, अब हम लोग जिस चीज को डिस्कस करेंगे दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हेडिंग क्या डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। धीरे धीरे हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। देखो पहले हम लोग क्या किया, सिर्फ फिलामेंट को स्टडी किया जो आउटर पार्ट है, फिर हमने एंथर को स्टडी किया जो आउटर पार्ट है, फिर एंथर के अंदर हमने क्या देखा, माइक्रोस्पोरेंजिया देखा जो थोड़ा सा इनर पार्ट है, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के हम दो क्या देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देंगे जो और अंदर के पार्ट है। तो बाहर से हम लोग धीरे 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 अंदर की तरफ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसे डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है माइक्रोस्पोर्स कंटेनिंग बैग, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट है कनेक्टिव, दिस इज नथिंग बट द कनेक्टिव, ठीक है। दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2, दिस इज लोब 1, दिस इज लोब 2। अब माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट था, कॉर्नर में प्रेजेंट था। वेरी गुड, हम चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। अगर आपके पास स्केच पेन है तो स्केच पेन से ड्रॉ कीजिए, तो ज़्यादा दिखने को सुंदर रहेगा चीज़ें। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छे से चीज़ों को ड्रॉ कीजिए ताकि बाद में आपको चीज़ें समझ में जल्दी आ जाए। यहाँ पे टाइम देंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, और कुछ नहीं, दैट्स इट। मैं ये पार्ट और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं ऐसे इसके अंदर, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा, इतना अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, डोंट वरी। ठीक है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा
न्यूक्लियस ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज ये सेल्स जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंट, लेकिन ये जो है ये पर्टिकुलरली मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक तो हम लोग 4 टाइप ऑफ लेयर को देखते हैं। सबसे जो आउटर लेयर है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। सेम टू सेम एनाटॉमी की तरह, एनाटॉमी में हम लोग बहुत बार एपिडर्मिस वर्ड को पढ़ा था, एपिडर्मिस, राइट। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का लेयर है एपिडर्मिस के ठीक नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेशियम। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से क्या आया, एंडोथेशियम आ गया। क्या आ गया, एंडोथेशियम, एंडोथेशियम, राइट। और एंडोथेशियम के नीचे क्या होता है, ये रेड कलर का जो लेयर दिख रहा है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मिडिल लेयर, दिस इज नथिंग बट द मिडिल लेयर। तो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर। उसके बाद ये जो लेयर हमने बनाया थोड़ा सा बड़ा, जो हमने लेयर बनाया, दिस इज नथिंग बट द टैपेटम। दिस इज क्या कहा जाता है, टैपेटम, टैपेटम, राइट। और ये जो अंदर हमने बनाया इसको बोला जाता है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर, ये क्या है, दिस आर द आउटर मोस्ट लेयर। ये 3 जो लेयर है, टोटल कितने लेयर होते हैं, 4। एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ये 4 लेयर होते हैं। उसमें से ये जो 3 लेयर होते हैं ये क्या होते हैं, दे 3 आर आउटर लेयर होते हैं, आउटर मोस्ट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होते हैं, नंबर 2 ये तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम है बस प्रोटेक्शन देना। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन। और क्या करता है, ये 3 डेहिसेंस में हेल्प करता है, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों हेल्प इन डेहिसेंस, डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। तो ये तीनों लेयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या होते हैं, आउटर मोस्ट होते हैं, प्रोटेक्शन में काम आते हैं और डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, दैट्स इट। ये तीनों का काम बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं 4th लेयर पे, टैपेटम पे। अगर हम बात करते हैं टैपेटम की, तो टैपेटम के हम लोग क्या क्या कैरेक्टर्स देख सकते हैं, बताओ। टैपेटम में नंबर 1 जो कैरेक्टर है वो क्या है, नंबर 1 में जो कैरेक्टर दिखेगा हमें वो क्या है, दैट इज नथिंग बट टैपेटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट वॉल। सबसे पहला तो वही है, इनर मोस्ट वॉल। 4 वॉल है, ये आउटर मोस्ट वॉल है तीनों, ये है इनर मोस्ट वॉल, नंबर 1। नंबर 2, टैपेटम में हम लोग क्या देखते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, ऐसे डेंस साइटोप्लाज्म देखते हैं, एकदम डेंस साइटोप्लाज्म। क्या देखते हैं, टैपेटम के अंदर हम लोग देखते हैं डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म देखते हैं। और क्या देखते हैं, इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सो दे आर मल्टी न्यूक्लिएट ऑल्सो, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, दे आर पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड यानी मतलब 3n हो सकते हैं, 4n हो सकते हैं, 5n हो सकता है। 1n यानी डिप्लॉइड, 2n यानी 1n यानी हैप्लॉइड, 2n यानी डिप्लॉइड। टैपेटम जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलीप्लॉइड होता है। बाकी सारे के सारे जो है, ये जो एंडोडर्मिस, एंडोथेशिया, मिडिल लेयर, ये सारे के सारे क्या होंगे, 2n होंगे। दे ऑल आर 2n, डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये सारे के सारे डिप्लॉइड। खाली ये जो है ये हैप्लॉइड होगा, ये पॉलीप्लॉइड होगा, सॉरी ये पॉलीप्लॉइड होता है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये कैरेक्टर को आप स्टार देके लिख सकते हैं, राइट, ये स्टार देके लिख सकते हैं, ये पॉलीप्लॉइड होता है। और टैपेटम लेयर देखो, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर को तीनों को आउटर मोस्ट में रखा गया और टैपेटम को ठीक माइक्रोस्पोरेंजिया के पास रखा गया। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टैपेटम के अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है,
और डेंस साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्या उसमें बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल है, जो क्या करेगा, जो ये जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो बनेंगे उनको क्या करेगा, नरिश करेगा। तो ये क्या करेगा, नरिशेस द पॉलन ग्रेन, नरिशेस द पॉलन ग्रेन्स, क्या करेंगे, ये पॉलन ग्रेन्स को नरिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स, आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव हेल्प इन डाइसेंस, ये तीन, टेपेटम, इनरमोस्ट डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएट, पॉलीप्लॉइड एंड नरिशेस द पॉलन ग्रेन। दैट्स इट। आपको सिर्फ ड्राइंग करना है और चीजों को लिखना है, बस लाइन बाय लाइन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? गुड। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स देख पा रहे हैं, होमोजीनस ऑलमोस्ट सेम साइज के सेल्स हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वो मैं लिख नहीं पाऊंगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, बिकॉज नीचे जगह नहीं है, अगर आपके पेज में नीचे जगह है तो आप यहाँ से ऐसे करके नीचे लिख सकते हो, तो आपको सारी की सारी चीजें एक ही ड्राइंग के साथ मिल जाएगी, या आप उस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द sporogenous tissue. What is sporogenous tissue? It is nothing but, क्या लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, a compactly arranged, a group of compactly arranged homogeneous cells कॉम्पैक्टली अरेंज, देखो सारे के सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और होमोजीनस मतलब सारे के सारे ऑलवेज साइज वाइज सेम है। ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ना, ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ देखा जाता है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू हम लोग सिर्फ और सिर्फ यंग एंथर में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, यंग एंथर में। क्यों सर, मैच्योर एंथर में क्यों नहीं देखते हैं? बिकॉज मैच्योर एंथर में क्या होता है, यही स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सेल्स है, ये देखो स्पोरोजीनस टिश्यू किससे बने, बहुत सारे सेल्स से बने हैं, 1 2 3, ये हर एक सेल क्या है, ये हर एक सेल क्या है, ये हर एक सेल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हर एक सेल जो है रिप्रेजेंट करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को या पॉलन मदर सेल को, जहां से बाद में जब एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो ये सारे क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पोरोजीनस टिश्यू अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ यंग एंथर में देखे जाते हैं, मैच्योर एंथर में नहीं देखा जाता है, बिकॉज मैच्योर एंथर में क्या होता है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू और स्पोरोजीनस टिश्यू नहीं रहे, ये क्या बन गए हैं, एक एंथर यंग है या मैच्योर है, ये किससे पता चलेगा, इसी से पता चलता है कि अगर काटा और नीचे देखा कि हाँ भाई स्पोरोजीनस टिश्यू दिख रहा है, तो हम लोग बोले कि ये एंथर यंग है, और हमने काटा और हम देखे हैं कि भाई ये तो पॉलन ग्रेन्स बन गए या माइक्रोस्पोर्स बन गए या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए, ओ ये और यंग नहीं रहा, ये मैच्योर हो चुका है, ये क्या हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ यंग में ही हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू को देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया। अब और अंदर आएंगे, क्या डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट वी विल डिस्कस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दो पार्ट है, एक है कि कैसे पॉलन ग्रेन बना, वो एक पार्ट है, और दूसरा पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन ही एक पार्ट है। तो हम लोग पॉलन ग्रेन वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट सेगमेंट में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ वो डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत छोटा सा पार्ट है, ड्राइंग से ही समझेंगे, डोंट वरी, लाइन टू लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, लाइन टू लाइन याद रखने के कोई फायदे नहीं है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बिकॉज लाइन टू लाइन याद रख के कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, तो क्या होता है कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू
हमने क्या देखा कि स्पोरोजिनस टिश्यू है, राइट। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल मतलब फॉर एग्जांपल हम कहाँ से आए हैं, हम अपनी मम्मी से आए हैं, तो वी आर कमिंग फ्रॉम आवर मदर। तो वैसे ही माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो भी अपने मम्मी से आएंगे। तो उनकी मम्मी का नाम क्या है, उनकी मम्मी का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल यानी वो माँ है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल बिकॉज वो माइक्रोस्पोर बना रहे हैं, सिंपल। तो कहाँ से आ रहे हैं, मम्मी से। मम्मी का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों माइक्रोस्पोर मदर सेल, बिकॉज वो माइक्रोस्पोर बना रहे हैं इसलिए माइक्रोस्पोर, और मदर सेल बिकॉज वो मदर सेल है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। और पॉलन मदर सेल, व्हाट इज पॉलन मदर सेल, सेम टू सेम, क्योंकि वो मदर सेल है तो मदर सेल, और पॉलन मतलब वो पॉलन ग्रेन बना रहे हैं तो पॉलन मदर सेल। तो देखो कॉम्पैक्टली अरेंज, ये मान लो कुछ सेल्स है, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। दिस इज नथिंग बट द स्पोरोजिनस टिश्यू। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमने क्या बोला कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल, लिख लेते हैं, चलो विद इन ब्रैकेट लिख लेते हैं, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे क्या, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू is a potential माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं MMC, और PMC मतलब पॉलन मदर सेल। हम लोग इसको लिखेंगे लेकिन अभी MMC और PMC लिख लो। इज अ पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अगर स्पोरोजिनस टिश्यू से मान लो हमने ये सेल को चूज किया, ये वाले सेल को चूज किया, तो ये वाला सेल आ गया, ये वाला सेल क्या हो गया, ये वाला सेल आ गया। ये क्या है, ये सेल क्या है, दिस इज नथिंग बट वन स्पोरोजिनस सेल। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं वन स्पोरोजिनस सेल, क्योंकि ये स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसमें से हम लोग सिर्फ एक ही सेल लिया, तो ये क्या हो गया, वन स्पोरोजिनस सेल। और क्या बोल सकते हैं इसे, हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC। और क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक स्पोरोजिनस टिश्यू को, स्पोरोजिनस टिश्यू से हमने एक सेल ले लिया तो क्या हो गया, वन सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, या वन स्पोरोजिनस सेल। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल, बिकॉज ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अब इस सेल में क्या होता है, इस सेल में होता है मियोसिस। क्या होता है इस सेल में, इस सेल में होता है मियोसिस। मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनता है, मियोसिस से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। सॉरी ड्राइंग में लिख लेते हैं, ये 1 2 3 ये 4, सेल 1 सेल 2। ऑब्वियसली मियोसिस हुआ होगा तो ये क्या होगा, ये 2n होगा। तो अगर पूछा जाए माइक्रोस्पोर टेट्राड का, अगर पूछा जाए ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर पूछा जाए कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का पॉलीप्लॉइडी लेवल क्या है, तो हर एक सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है, n n n n। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर पूछा जाए कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा 4n। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड का 4n हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर होता है जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं कैलोज लेयर।
ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन अगर एक साथ जुड़े, सॉरी पॉलन ग्रेन, सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर्स है ये अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े हुए हैं, मान लो कि बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं और चारों बॉल्स को हमें जोड़ना है, बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ सकते हैं, किसी चिपचिपी चीज की जरूरत है, मतलब हमें किसी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव की जरूरत है तभी जोड़ सकते हैं। तो इसमें ये एडहेसिव हिसाब से, मतलब एडहेसिव कौन काम करता है, ये काम करता है कैलोज। क्या काम करता है, कैलोज। ये कैलोज जो है वो थोड़ा सा स्टिकी नेचर का होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा। तो ये कैलोज का लेयर रहता है, तो यही कैलोज का लेयर क्या करता है, यही कैलोज का जो लेयर होता है ये चारों के चारों जो आपके माइक्रोस्पोर्स है इनको इकट्ठा रहने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, ये चारों माइक्रोस्पोर्स एक साथ है तो इसको वजह से इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस से क्या बना, मियोसिस से बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना, मियोसिस से बना माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर पूछा जाए कि माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्लॉइडी लेवल क्या है, बिकॉज देखो चारों जो सेल है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो अगर बोला जाए कि माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल क्या है तो होगा क्या, n। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है तो ऑब्वियसली 2n में मियोसिस होगा तभी ना n बनेगा, लॉजिक वाली बात है। लेकिन अगर पूछा जाए माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्लॉइडी लेवल क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा 4n, बिकॉज इसमें 4 n प्रेजेंट है, n, तो दैट इज 4n। ठीक है। और जब ये माइक्रोस्पोर, हमने क्या बोला कि माइक्रोस्पोर ज्यादा दिन माइक्रोस्पोर नहीं रहते, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब कन्वर्ट हो जाता है, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट यानी जब पानी खत्म हो जाएगी, एकदम सूखा सूखा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो कैलोस का लेयर है ये धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएगा। मतलब कैलोस का लेयर धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएगा और ये चारों के चारों जो स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स इकट्ठा थे वो अलग हो जाएंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन। तो क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब एंथर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट, मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ये जो कैलोस का लेयर है ये क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। तो ये चारों के चारों जो स्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे और वही माइक्रोस्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वही माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पॉलन ग्रेन में। ठीक है। तो यहाँ हम लोग माइक्रोस्पोर्स भी लिख सकते हैं और पॉलन ग्रेन भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4, ये चार क्या है, दिस आर नथिंग बट द माइक्रोस्पोर्स। दिस आर माइक्रोस्पोर्स और यही माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स भी लिख सकते हैं। तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, इसका प्लॉइडी लेवल हो जाएगा n। यहाँ पे प्लॉइडी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्लॉइडी लेवल क्या है, तो क्या आंसर लिखेंगे, 4n। बताओ माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल या पॉलन ग्रेन का प्लॉइडी लेवल क्या है, n। तो देखो एक स्पोरोजिनस सेल से कितने पॉलन ग्रेन बने, 4। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने स्पोरोजिनस सेल रह सकते हैं, बहुत सारे। तो मतलब एक स्पोरेंजिया के अंदर, सिर्फ एक स्पोरेंजिया के अंदर मतलब कम से कम हजारों क्या बन सकते हैं, हजारों पॉलन ग्रेन बन सकते हैं। तो कितने स्पोरेंजिया थे, 4। अगर एक स्पोरेंजिया से हजारों पॉलन ग्रेन बन सकते हैं तो 4 स्पोरेंजिया से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, बहुत सारे, बहुत सारे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन फॉर्म फ्रॉम एन एंथर, बिकॉज एक स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल्स है और एक स्पोरोजिनस सेल्स कितना बना रहा है, माइक्रोस्पोर्स 4। तो बहुत सारे स्पोरोजिनस कितने सेल्स बनाएंगे, हजारों। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, हजारों। तो अगर एक स्पोरेंजिया से हजारों माइक्रोस्पोर बने या पॉलन ग्रेन्स बने तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से कितने बनेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड, राइट।
सो दिस इज ऑल अबाउट। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन लिखना है। तो अब हमें क्या इस डायग्राम से डेफिनेशन लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या है? माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन। कहां से बना? माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी बन सकता है, पॉलन मदर सेल से भी बन सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? तो हम लोग डेफिनेशन में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन अगर लिखे तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और pollen grain from microspore mother cell or pollen mother cell inside microsporangia, inside microsporangium or pollen sac is called microsporogenesis. Formation of what? Microspores or pollen grain from microspore mother cell or pollen mother cell inside microsporangia or pollen sac is called microsporogenesis. So this is all about आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? फ्लावर को बहुत स्टडी किया पहले, फिर हमने क्या देखा कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, फिर हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्टैमेन को डिस्कस किया, फिर और अंदर गए तो माइक्रोस्पोरेंजिया को डिस्कस किया, माइक्रोस्पोरेंजियम के और अंदर गए तो हमने डिस्कस किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, जहाँ हमने क्या किया? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से हमने माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन को बनाया। अगर पूछा जाए ईच सेल ऑफ माइक्रोप्लॉइडी लेवल ऑफ ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो इसका आंसर होगा एन। अगर पूछा जाए द प्लॉइडी लेवल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसका मतलब वहां पे चारों सेल की बात एक साथ हो रही है, तो प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा, याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक और छोटा सा पार्ट है, दैट इज पॉलन ग्रेन। कि पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है, लेकिन वो थोड़ा सा इन डिटेल हो जाएगा, तो आज हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और पॉलन ग्रेन पढ़ते ही हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड आपका हमारा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले जाएंगे। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ में आ गया तो आगे जाके सब कुछ आसान है, डोंट वरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। आज का लेक्चर यहाँ रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड